गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी आप लोगों का बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक अच्छा टॉपिक लेकर चल रहे थे जो कि आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी जी कौन थे? ये कोई इंडियन ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। तो महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या भूमिका रही, तो उन भूमिकाओं को हम 3 आंदोलनों के बारे में पढ़ते हुए जानेंगे। पहला है असहयोग आंदोलन, सेकेंड है आपका सविनय अवज्ञा एंड थर्ड वन इज भारत छोड़ो आंदोलन। आज असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, धीरे धीरे कहाँ तक ये पूरे इंडियंस के बीच में यानी पूरे इंडिया में इसका जो है फैलाव हुआ। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, अंग्रेज सरकार इन ब्रिटिशर्स की क्या रिस्पॉन्स रहा। उसके अलावा इसके समाप्ति के असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ, 1922 में खत्म क्यों हो गया, क्यों इसको वापस ले लिया गया, ठीक है, और वापस लेने के क्या कारण रहे, और इससे जुड़े हुए जो जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बात करते हैं महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहला एक ऐसा आंदोलन जो कि राष्ट्र सर्वव्यापी रूप से देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन। ओके, देखो, भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों द्वारा स्वराज्य प्रदाय करने का आश्वासन दिया गया था। देखो, उस टाइम तक हम लोग देखते हैं कि 1919 है ना, 1919 को भारत शासन अधिनियम आ चुका था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1919 से पहले पहले हम लोगों को बहुत वादे किए जा रहे थे कि आप अगर हमारे साथ में कॉपरेट करके चलेंगे, हमारा साथ देंगे, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों के साथ में जो दमनात्मक हम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, भारत को अपना जो स्वशासन शासन देने की बात कर रहे थे, तो वो सारे झूठे वादे थे, ठीक है। तो भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों द्वारा किसको, देखो हम लोग जब बात कर रहे हैं 1920 से लेकर 22 की, कब की बात कर रहे हैं, 1920 से लेकर 22 की। और इससे पहले बैकग्राउंड अगर देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है बच्चों, 1914 से लेकर 1940 से लेकर 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटिशर्स जर्मनी की किस तरह से एक वर्साई की संधि के साथ में आप देखते हो किस तरह का बदला लेते हैं, तो वो आप यूरोपियन हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखो आप लोगों को केवल बैकग्राउंड समझना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के हुआ क्या था, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद में इंडियंस को ये लगता है कि क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दिया है तो उनके बदौलत उन्हें स्वशासन और शासन जैसी स्थिति दे दी जाएगी, लेकिन वैसा नहीं दिया गया। तो भारतीयों को जो वादा किया था स्वराज्य प्रदान करने का, वो केवल आश्वासन था, लेकिन इस तरह का किसी भी तरह का प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। उसके अलावा देखो, स्वराज्य की जगह दमन करने वाले कानून पकड़ा दिए गए, उस असंतोष ज्वालामुखी फूटना स्वाभाविक था, गांधी जी के विचार में परिवर्तन होना भी स्वाभाविक था। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं गांधी जी की, किसकी बात करते हैं, मिस्टर महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, तो गांधी जी हमेशा किस पर बात करते हैं, सत्य, अहिंसा, ठीक है, और सत्याग्रह, ये इनके मेन हथियार रहे हैं गांधी जी के, तो इस पर ही वो चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये समझना है कि अब स्थिति ये है कि 1919 तक एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में इससे पहले जो ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ में वादा कर रहे थे कि हम आपको आपका राज्य दे देंगे, आपका स्वराज्य दे देंगे, और आपके जो भारतीयों के साथ में जो शोषणात्मक प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि कुछ ऐसे कानून लाए गए जो भारतीयों के जो ये विश्वास था उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, आघात पहुंचा रहे, ठीक है। भारतीय जनता को असहयोग आंदोलन के पक्ष में लाने और उसके सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए भाषण और यंग इंडिया नामक कौन सी पुस्तक है, याद रखना, एक पत्रिका है यंग इंडिया नामक, ठीक है, नाम क्या है, यंग इंडिया। ये किसके द्वारा है, तो महात्मा गांधी द्वारा, कि असहयोग आंदोलन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े आंदोलन से जुड़ने के लिए हर इंडियंस को कौन सी पत्रिका के माध्यम से संदेश दिया गया, तो यंग इंडिया। तो असहयोग आंदोलन, इसके बाद में असहयोग आंदोलन का आप देख सकते हैं प्रारंभ कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। उसके अलावा कांग्रेस का कौन से वार्षिक अधिवेशन में, 25 दिसंबर 1920। चोरा चोरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922, ये डेट जो है, और समाप्त कब हुआ, 5 फरवरी 1922। तो ये आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कौन से डेट को हुआ, 1 अगस्त 1920 को। उसके अलावा कौन से कांग्रेस अधिवेशन में,
ये प्रस्ताव जो है पारित किया गया कि हम ब्रिटिश भारत के या ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इस प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया, तो याद रखना है 5 दिसंबर 1920 को। चोरा चोरी कांड के साथ में ही असहयोग आंदोलन की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। और ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। तो ये हम देखेंगे, आप लोगों ने स्कूल में भी बहुत बार देखा होगा असहयोग आंदोलन। और चोरा चोरी कांड किसके बारे में कौन नहीं जानता। तो 1 अगस्त 1920 को देखो हुआ क्या, 1 अगस्त 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। लेकिन इस आंदोलन के चालू होने के साथ ही कुछ समय बाद ही इसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी असहयोग आंदोलन जो है वो अपने हिसाब से चलता रहा। गांधी जी ने तो कह दिया था कि आंदोलन 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस आंदोलन का प्रस्ताव लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 4 सितंबर 1920 को पास करती है। कब करती है, 4 सितंबर 1920 को इसको क्या किया, प्रस्ताव को पास किया। और इसका प्रस्ताव रखा गया कब, और यानी कि पारित कब हुआ, तो पारित का डेट आप साइड में लिख देना। पारित किया गया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 4 सितंबर और सितंबर 1920 को। ओके, इस अधिवेशन में गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था और गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 1 साल तक असहयोग आंदोलन सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो हमें 1 साल में ही स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वहां बैठे CR दास, जो कि पेशे से एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने गांधी जी के इस बात को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। तो याद रखना कि 4 सितंबर 1920 को जब सबसे पहले महात्मा गांधी वॉज द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भाई असहयोग आंदोलन टाइप का अगर हम लोग कोई आंदोलन करते हैं और ब्रिटिशर्स को हर तरीके से हम सहयोग देने की क्या है, गुंजाइश ही नहीं रखते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर हमको क्या मिल जाएगा, जो स्वशासन है, जो स्वराज है वो मिल जाएगा। लेकिन CR दास जो थे, चित्तरंजन दास, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसकी पैरवी नहीं की। देखो असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, सबसे पहला जो कारण है वो आपको याद रखना है, युद्धोत्तर भारत में असंतोष, यानी कि युद्ध के बाद में कौन सा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भारतीयों में असंतोष की स्थिति आई। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, गांधी जी के कहने पे भी दिया था, क्या दिया था, पूर्ण सहयोग दिया था। ब्रिटेन ने यह युद्ध स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा कि हम सबको क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, हम बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश विजय में भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीयों को विश्वास था कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, परंतु भारत को स्वशासन के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दिए गए, जिससे देश को असंतोष प्राप्त होना स्वाभाविक था। यानी कि इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि असहयोग आंदोलन का सबसे पहला रीजन था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों के प्रति जो भी प्रतिक्रिया दी गई वो इसका सबसे बड़ा कारण हुआ। पहले भारतीयों को अपने सपोर्ट में लेने के, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए ये बोला कि हम तुम्हें स्वराज दे देंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसके नाम पर लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता और प्रजा के लिए लड़ रहे हैं। इसी वजह से इंडियंस ने क्या किया था, बहुत बढ़ चढ़कर प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में भाग लिया था। सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या, किसकी जीत होती है, ब्रिटेन की, फ्रांस की, रशिया की, अमेरिका की, ऐसे बड़े बड़े देशों की जो है जीत होती है। और जर्मनी आप देखते हो, ऑस्ट्रिया देखते हो, तुर्की देखते हो, है ना, इटली देखते हो, इनकी क्या होती है, हार होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम का सबसे बड़ा जो रीजन था वो थे भारतीय सैनिक, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने बहुत सहयोग दिया था। लेकिन जैसे ही आप देखते हो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, या फिर बोल सकते हैं भारत शासन अधिनियम आया 1919, जिसमें एक द्वैत शासन लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, द्वैत शासन, यानी कि हम लोगों को स्वराज नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, जो अंदर के मामले हैं, जैसे रियासतों के, रजवाड़ों के हैं, शहरों के, राज्यों के, वो तो कौन करेंगे, इंडियंस को दे देंगे। लेकिन बेसिक जो है, जो आप बोल सकते हो फॉरेन पॉलिसी कह लेती है, फॉरेन पॉलिसी भी क्या कहती है कि अगर किसी का सेना, ठीक है, विदेशी सेना, विदेशी और संचार, ये तीनों पे अगर आप कंट्रोल कर लो, और ये तीनों पे कंट्रोल कौन करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब भारतीयों को स्वशासन तो नहीं, द्वैत शासन के लिए हम जरूर अनुमति दे सकते हैं। और हमारी तरफ से हर प्रस्ताव कौन रख रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो द्वैत शासन जैसे अधिनियम को, और उसके अलावा आप देखते ही है 1909 में जो है आपका पृथक निर्वाचन, तो इस तरह की जो रणनीति है वो ब्रिटिशर्स की चल रही थी। सेकेंड रीजन जो है वो है विदेशी घटनाओं का
प्रतिक्रिया, यानी कि विश्व युद्ध के कारण यूरोप के 3 देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस के निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि विदेशों में जो क्रांति हो रही थी, ठीक है, उसके अलावा स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ाई जा रही, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रतिक्रिया, ठीक है, हर प्रदेश के अपने स्वराज के लिए, अपने स्वशासन के लिए और स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अपने भले ही वो राजतंत्र के खिलाफ हो, भले वो ऑटोक्रेसी के खिलाफ हो, भले ही वो किसी भी शासन के खिलाफ हो, उसका प्रभाव भारतीयों के ऊपर सीधा सीधा पड़ता है। तो विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया सीधा था कि विश्व युद्ध के कारण यूरोप के 3 देश, कौन सा, पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया और तीसरा रूस। रूस में आपको पता है जार्स का शासन होता था, तो रूस की क्रांति भी हो गई थी, जिसके निरंकुश शासन की समाप्ति हुई। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया के अनेक प्रदेशों को स्वतंत्र कर दिया। भारतीय जनता की चेतना पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा और वे राष्ट्रीय संघर्ष हेतु क्या हो गए, सक्रिय हो गए। तो सिंपल सी बात है कि जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस जैसे देशों में भी जो राजतंत्र चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई, तो अब इंडियंस चाहते थे कि हम भी क्या हो, स्वतंत्र हो। तो दूसरा रीजन आपको समझ में आ गया, विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया या विदेशी यूरोपियन क्रांतियों का प्रभाव। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धि। युद्ध के दौरान भारत सरकार को बहुत अधिक खर्चा करना पड़ा, यानी कि आप तीसरा रीजन जो है भारतीय असहयोग आंदोलन का कारण, तो मूल्य वृद्धि। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, ब्रिटिशर्स इसमें जीत चुके हैं, लेकिन युद्ध के दौरान खर्चा हुआ, भारत सरकार को बहुत अधिक खर्चा करना पड़ा, उस पर अत्यधिक कर्ज भार हो गया, परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा स्फीति हो गई। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हर चीज की डिमांड जो है इंडियंस में बढ़ गई। इंडिया में हर मूल्य की जो है, हर कीमत, सामान की कीमत जो है बढ़ गई। तो इसका भी एक असहयोग आंदोलन। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया से क्या लेना देना था, ठीक है, वो तो यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, लेकिन इंडिया इसमें क्यों कूद पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन वाले जो थे हमारे क्या थे, उस टाइम हम उनके गुलाम थे। फोर्थ रीजन है अकाल और प्लेग। 1970 में अनावृष्टि के कारण देश में अकाल और प्लेग हो गया, हजारों व्यक्ति इसमें क्या हो गए, मर गए। सरकार की ओर से जनता को दुख करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, इससे जनता में क्या हो गया, असंतोष ही बढ़ता गया। बल्कि आप ये देखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो इंडिया में आते हैं, उनकी तैयारियां के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है, ठीक है। तो जब इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन इंडिया में हो रही है कि एक जहां पर जो हमारे इंडियंस है वो भूखे मर रहे हैं अकाल से, प्लेग से, बीमारियों से, और वहीं दूसरी तरफ प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो इंडिया में आने वाले हैं और उनके लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही है और करोड़ों रुपए जो है खर्च हो रहे हैं। तो इंडियंस जो है वो इसका बहुत ही क्या करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट। कौन सा है, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आपको अच्छे से याद होगा। अब देखो रोलेट एक्ट कई बार क्या है, आपके छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट क्या होता है। रोलेट एक्ट को बोला गया है बिना वकील, बिना दलील, ठीक है, और केवल शक के बिना पे आप किसी भी इंडियन को क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो। और उसके लिए ना तो कोई वकालत होगी, बिल्कुल ही ना तो कोई टाइम है, लिमिटेड टाइम भी नहीं, जितना समय हो सकता है उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, प्रतिक्रिया, उसे जेल में डाल सकते हो, ठीक है। तो रोलेट एक्ट जो है पारित हुआ। रोलेट एक्ट एक्चुअल में क्या था, देखो देश में उठने वाले जन असंतोष से निपटने के लिए 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट नामक काला कानून पास किया गया। याद रखना कौन सी डेट है, 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919। अब उस टाइम क्या था, देखो क्रांतिकारी गतिविधियां इंडिया में बढ़ चुकी थी, ठीक है, और उसके असंतोष के कारण बहुत अलग अलग थे, आपको ये भी पता है। तो देश में उठने वाली ये जो जन असंतोष था, जो कि अव्यवस्था कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि इंडियंस फैला रहे हैं हमारे खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट नामक काला कानून पास किया। क्योंकि उस टाइम हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो तो कौन थे, जो मैंने नाम बताया आपको, सर सिडनी रोलेट, इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई है, जिनके अनुसार शासन को
किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध घोषित कर बिना दोष सिद्ध किए जेल में बंद करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार सरकार को पर्याप्त दमनकारी अधिकार मिल गए और भारतीयों की स्वतंत्रता जो है निरर्थक और महत्वहीन हो गई। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को शक के बिनाद पर आप अपने जेल में डाल सकते हैं और वो भी टाइम तय नहीं है कि कितने टाइम पीरियड तक, और उसका अगर मान लो शक जो है वो सही सिद्ध भी नहीं होता है तो आप भोली भाली जनता को भी क्या कर सकते हो। एक कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स को एक हथकंडा था, कहीं ना कहीं ये प्रयास था इंडियंस को डराने का। इंडियंस के जो क्रांतिकारी विचार थे, इंडियंस का जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई थी, उनको वहां से रोकने के लिए। सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया एक ऐसा कानून था जो सभी भारतीय सदस्यों को एकजुट विरोध के बावजूद मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से जल्दबाजी में पारित किया गया। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की भी अनुमति दे दी। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 21 मार्च 1919 को। 18 मार्च को पारित किया गया और 21 को क्या हो गया, ये इसको लागू कर दिया गया। सर सिडनी रोलेट। अब देखो सर सिडनी रोलेट, जब अब हम देखते हैं रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट की वजह से बेचारे जो हमारे भोले भाले इंडियंस थे इनको पकड़कर बंदी बनाया जा रहा था, तो इसका विरोध किया जाता। इसके विरोध में पंजाब के 2 क्रांतिकारी थे जिनका नाम, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था सत्यपाल। तो इन दोनों के विरोध में देखो सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, इन दोनों ने विरोध किया रोलेट एक्ट का, तो इनको गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया, अमृतसर में कैद कर दिया गया और अमृतसर से इन्हें क्या करना थे, दिल्ली वापस ट्रांसफर किया जा रहा था। तो अब हुआ क्या कि पंजाब में कई जगहों पर हिंसक विरोध के कारण अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ लागू किया गया, जिससे एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। मार्शल लॉ एक तो लग गया रोलेट एक्ट, एक लग गया मार्शल लॉ, तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन बन सकता है आपका 5वां 6ठा। मार्शल लॉ लगाने के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में जमा हो गए। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को गोली मारने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो ये जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ओके, तो जब रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे क्रांतिकारी जो है ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं। उसी में 2 व्यक्ति थे जो कि जिनका बिलोंगिंग जो है पंजाब से था, अमृतसर से था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। अब ऐसा सुनने में आ रहा था कि इन दोनों को अमृतसर जेल से दिल्ली जेल में क्या किया जा रहा था, ट्रांसफर किया जा रहा था, जिसके विरोध में अमृतसर के सारे लोग बैसाखी के दिन, जिसका डेट जो था 13 अप्रैल 1919 था, उस दिन जालियांवाला बाग एक तरह से बाग था, उस बगीचे में यानी कि एक जगह पर एकत्रित होते हैं जहां पर अमृतसर के सारे लोग आते हैं इसके विरोध में। वो केवल और केवल एक तरह से सार्वजनिक सभा थी। लेकिन जब जनरल डायर को इसके बारे में पता चला तो जनरल डायर ने उसका गेट बंद करके, मेन गेट को बंद करके निहत्थे लोगों पर कंटिन्यूअसली क्या की, गोलियां दागी। तो जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, आप गर्भवती औरतें और बहुत सारे लोग, कोई कुएं में गिरा, किसी को हत्या होगी, तो बहुत सारे लोग जो हजारों लोग इसमें मारे गए। तो सरकार द्वारा किए जाने वाले दमन चक्र के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस शांतिपूर्ण सभा पर अमानुषिक रूप से गोलियों की वर्षा की गई। लगभग 1000 स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए और 2000 व्यक्ति घायल हुए, परंतु इस आतंक के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन का दमन नहीं हो सका। आ रही बात समझ में? तो जैसे हमने रीजंस देखे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भूमिका रही, सेकेंड हम लोग देखते हैं रोलेट एक्ट, तीसरा इनके जो कानून थे, यूरोपियन गतिविधियों का प्रभाव, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इसके बाद में हालांकि आप लिख सकते हो कि हंटर आयोग, कौन सा आयोग? हंटर आयोग जो है वो गठित किया गया और हंटर आयोग जो है वो गठित किया गया और इसमें जनरल डायर द्वारा जो ये हत्या की गई थी, हत्याकांड हुआ था, इसको कहीं ना कहीं सही दिखाया गया। और आप मानकर चले कि हंटर आयोग में 3 व्यक्ति कौन थे? इंडियंस थे, जिनको
क्या मिली हुई थी, उपाधियां मिली थी। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में ही बोला कि क्योंकि ये जो है सार्वजनिक सभा ब्रिटिशर्स के विरोध में रखी गई थी, इसीलिए जनरल डायर ने जो ये एक्शन लिया था वो क्या था, सही था। तो आप ये बात समझ सकते हो कि असहयोग आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ बच्चों, 1920 को, और 1920 में 1919 में बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी थी, अलग अलग चीजें हो चुकी थी। इसके अलावा हम लोग एक और रीजन है खिलाफत आंदोलन, है ना। खिलाफत आंदोलन को कभी भी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के असहयोग आंदोलन से अलग करके नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन से ही असहयोग आंदोलन की क्या होगी, शुरुआत होगी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन ने ऐसा क्या किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा खिलाफत आंदोलन जो है चलाया गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ते ही नहीं बल्कि उसका नेतृत्व भी करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।